हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतना ज़बरदस्त वीडियो, जो उस वीडियो को देख करके हमारे एग्ज़ाम के अंदर, जितने भी एग्ज़ाम्स हम देते हैं हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, जो सामान्य अशुद्धि हम लोगों से बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व करते समय हो जाती है, उन मिस्टेक्स को किस तरह से हम अपना पुनरावलोकन कर सकते हैं, किस तरह से उन अशुद्धियों का समाधान हम कुछ हद तक निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को लेकर के आज हम आपके लिए आए हैं और निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो लेट्स सी। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत हिंदी विषय में बच्चों के द्वारा की जाने वाली सामान्य अशुद्धियां, कि हम लोग देखते हैं मैक्सिमम कि बच्चे किस प्रकार से गलतियां करते हैं और उन गलतियों से हम किस प्रकार से उनका समाधान निकालें। तो बोर्ड परीक्षा, चाहे 10th बोर्ड की हो, चाहे 12th बोर्ड की हो, चाहे 8th बोर्ड की हो, चाहे राजस्थान बोर्ड की हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड की हो, जहां पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और वहां पर बेसिकली छोटी छोटी गलतियां हम लोगों से हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर शायद जो मार्क्स आने चाहिए, जो मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं, उसमें हम बहुत मिनिमम मार्क्स गॉट कर पाते हैं। उनको किस प्रकार से हम रिकवर करें, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो सीबीएसई कोर्स ए का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई कोर्स बी का बच्चा हो, लेकिन जनरल मिस्टेक्स हमें खुद को सॉल्व करनी है, हमें उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो उन्हीं कॉमन एरर के बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो इस पीपीटी के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर किस प्रकार की अशुद्धियां होती है, और उन अशुद्धियों में सबसे पहले नंबर पे हमने लिया है प्रारूप संबंधी अशुद्धियां। प्रारूप मतलब फॉर्मेट को लेकर के हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर एक खंड आता है रचनात्मक लेखन, जिसको हम बोल सकते हैं क्रिएटिविटी वाला पोर्शन, राइटिंग सेक्शन, जहां पर हमें अनुच्छेद लिखना पड़ता है, जहां पर हमें पत्र लिखना पड़ता है, जहां हमें विज्ञापन संवाद लिखना पड़ता है, जहां हमें सूचना लिखना पड़ता है, जहां हम ईमेल राइटिंग या लघु कथा लेखन करते हैं। तो उसके अंदर जो फॉर्मेट्स आपको दिए हुए हैं, उन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर हमें एक अच्छा बेंचमार्क, एक अच्छा एग्जाम के अंदर हमें अच्छे अंक वहां पर मिल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, बच्चों को फॉर्मेट को अपने माइंड में रखते हुए ही अपने प्रश्न को हल करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमने लिया है प्रारूप संबंधी अशुद्धियां। और प्रारूप संबंधी अशुद्धियों के अंदर निश्चित तौर पर हम बहुत सारी गलती करते हैं। जैसा कि हम आपके सामने एक इमेज लेकर के आए बच्चे की, हमने अभी प्री बोर्ड के एग्जाम्स बच्चे के करवाए। 3 प्री बोर्ड के एग्जाम्स के बावजूद जो गलतियां वो लगातार करते जा रहा है, उनको हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और इसके माध्यम से हम बचाना चाह रहे हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सोलर कुकर बनाने वाली एक कंपनी के लिए विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। वर्ड लिमिट डायरेक्टली लिखी हुई है और एक एडवर्टाइजमेंट आपको हिंदी भाषा के अंदर तैयार करना है। ठीक है, अब इस एडवर्टाइजमेंट के लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहे, क्या हमारा फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह से हम उस फॉर्मेट को देखते हुए उनमें कम से कम मिस्टेक करें। जैसा कि प्रश्न था विज्ञापन से संबंधित, और आपको बताया हुआ है कि जब भी हम किसी प्रकार की जब विज्ञापन लिखते हैं तो विज्ञापन हमेशा बॉक्स में होना चाहिए, आपको बताया हुआ है। एक बॉक्स आपको बना करके आना चाहिए जो कि इसने बनाया हुआ है, लेकिन यहां पर उसने विज्ञापन नहीं लिखा। तो यहां आप देख पा रहे हो कि पेन से सर ने वहां करेक्शन भी किया है कि विज्ञापन आपका ऊपर ही ऊपर लिखा होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर अशुद्धियां सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन आपके अखबार में आता है और अखबार में कम से कम गलतियां हमारी हो। 3 नंबर का प्रश्न था और 3 में से इन 2-3 चीजों की वजह से यहां पर उसकी मीनिंग्स की मिस्टेक थी, यहां पर उनकी मीनिंग की मिस्टेक थी, और यहां पर उसने ये शब्द नहीं लिखा। इस वजह से आधा नंबर, 3 में से उसको यहां पर 2.5 नंबर प्राप्त हुआ।
तो इस तरह से अगर हम फॉर्मेट का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर हम उसके अंदर फुल मार्क्स ला सकते हैं, जैसा कि अभी आपने विज्ञापन में देखा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रख रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि जन्माष्टमी के अवसर पर आप अपनी सोसाइटी में बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता रखना चाहते हैं। सचिव होने के नाते पोस्ट क्लियरली लिखी हुई है कि आप सेक्रेटरी हैं उस सोसाइटी के, उसके नाते 30 to 40 शब्द में आपको एक सूचना तैयार करनी है, एक नोटिस आपको लिखना है, और उस नोटिस का फॉर्मेट भी आपको अपने स्कूल के अंदर, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताया होगा। इसमें भी जैसा कि बच्चे ने बिल्कुल बॉक्स बनाया हुआ है, आपका बॉक्स पूरी तरह से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न था, लेकिन यह 3 से 4 गलतियां हुई। जैसा कि सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि सोसाइटी कौन सी है, उस सोसाइटी का नाम आप सबसे पहले देंगे। सोसाइटी के बाद में स्थान का नाम आपको देना चाहिए, जो कि इस बच्चे ने नहीं लिखा। इसके बाद में सूचना और दिनांक किसने लिखी हुई है, बिल्कुल यहाँ ये करेक्ट है। नृत्य प्रतियोगिता के लिए सूचना, यहाँ पर इसका ये टाइटल है, और टाइटल वास्तव में बोल्ड अक्षरों में हो, अलग से दिखे, तो यहाँ लिखा हुआ है नृत्य प्रतियोगिता के लिए सूचना। ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना, नृत्य प्रतियोगिता का भव्य आयोजन। इस तरह से अगर हम अपना टाइटल लिखेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ 6 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा, 1 नंबर ये चीज़ लिखने का मिलेगा, इसके बाद कंटेंट लिखने के आपको 2 नंबर मिलेंगे, और 1 नंबर का आपका लास्ट का नाम व पद का नाम है। तो इस तरह से यहाँ पर इसने थोड़ी सी मिस्टेक्स की, मैं के अंदर मात्रा का प्रयोग नहीं किया, इस तरह से इसमें कुछ गलतियां रही, और इन गलतियों को विशेष ध्यान रखें। जो गलतियां हम कर रहे हैं ये छोटी छोटी मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है, इसलिए इस बच्चे ने 4 में से जो है वो 3 अंक उसने प्राप्त किए। तो यहाँ पर अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखता तो शायद इसको इसमें भी फुल मार्क्स मिल सकते थे। प्रारूप संबंधी में ही एक और प्रश्न आपके सामने है, क्योंकि फॉर्मेट में 3-4 क्वेश्चन आपके सामने आते भी हैं, तो यह हम देख पा रहे हैं। विद्यालय में आयोजित वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री को आमंत्रित किया गया है, ठीक है, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। अब देखिए बच्चे की इमेज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, सेवा में श्रीमान उसने नहीं लगाया, पर्यावरण मंत्री कोमा आना चाहिए, इसके बाद मिनिस्टर किस में है, वो कौन से डिपार्टमेंट में है, सेकंड लाइन के अंदर ही वहां पर विभाग का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम, नई दिल्ली, फिर पूर्ण विराम, दिनांक जस्ट के बाद आनी चाहिए थी, जो कि इसने लिखी है। विषय वन महोत्सव में आमंत्रित करने हेतु पत्र, ये विषय बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन महोदय के पहले महोदय के बाद में आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना होता था। उपयुक्त विषय में निवेदन है कि इस प्रकार की लाइन लिखकर लिखते तो शायद निश्चित तौर पर वहां पर आपको फुल मार्क्स मिल सकते थे। इसके बाद डीएवी स्कूल मुख्य अतिथि, आप मुख्य अतिथि नहीं हो, लक्ष्य पारेता मुख्य अतिथि नहीं है, मुख्य अतिथि के रूप में हमने पर्यावरण मंत्री को शामिल किया है, इसलिए अलग से रिमार्क डाला हुआ है कि मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री को आमंत्रित करना था, जो कि आपने यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है। तो इस तरह से अगर हम एक एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमने जो गलतियां की है, या हम किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार की गलती करते हैं तो वो गलतियां ना हो, तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छे अंक हम अपने परीक्षा में ला सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, इसी कॉमन मिस्टेक के अंदर क्या पॉइंट इसमें डाला हुआ है, विराम चिन्हों तथा मात्राओं का उचित ढंग से प्रयोग। निश्चित तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पंक्चुएशंस, वर्ड, मात्राओं का प्रयोग, शब्दों का चयन ये बिल्कुल अच्छे तरह से हो। जैसा कि एक प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं, 50 to 60 वर्ड्स में उसके आंसर देने हैं। 2 प्रश्न दिए हुए हरिहर काका पाठ के आधार पर बताइए कि समाज में रिश्तों का क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़न की दादी का मन पियर जाने को क्यों नहीं मचलता था, लेकिन आप देख सकते हो कितनी गलतियां इस बच्चे ने मीनिंग की है।
भाइयों शब्द जो है, ये भाइयों शब्द में ई छोटी आएगी, इस प्रकार से लिखोगे तो सही होगा। इसी प्रकार से बीघा शब्द, बीघा में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के बाद छोड़ शब्द जो लिखा हुआ है, अगर ये इस प्रकार से लिखते तो शायद पूरे मार्क्स मिल सकते थे। पैसों शब्द जो है उसमें इस प्रकार से प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर जो मार्क्स मिलते 3 में से 2 नंबर इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं इतनी गलतियों के कारण। तो हम कहने का मतलब यहाँ गर्मी शब्द का प्रयोग, गर्मी हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है। योजनाएं जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है ये भी इस बच्चे ने गलत लिखा है, इसलिए यहाँ इसकी मात्राओं की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स देखने को मिली। एक हमने सेशन भी लिया था जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे अधिकतर छोटी की या बड़ी की मिस्टेक करते हैं। इसी प्रकार से में और में इन दोनों की मिस्टेक्स हम करते हैं। इसी प्रकार से और जहाँ पर और एक और में एक मात्रा और 2 मात्रा का प्रयोग, तो ये मिस्टेक भी हम करते हैं। छोटी की का प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद में अगर किया है तो वहाँ छोटी की का प्रयोग किया जाता है, बाकी आगे अगर कोई की आता है तो वहाँ बड़ी की का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से सब्जेक्ट के लिए जब में का प्रयोग हो तो यहाँ फर्स्ट वाले में का प्रयोग किया जाता है, बाकी वाक्य में हम इस प्रकार के में का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार 2 सब्जेक्ट 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम और शब्द डबल मात्रा वाला प्रयोग कर सकते हैं, बाकी मार्गदर्शन दिशा के लिए हम एक मात्रा वाले और का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर शायद हम मात्राओं का विशेष ध्यान रखें या विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर जो गलतियां हमसे होती है उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। एक और हमने ऑब्जर्व किया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये बच्चों ने अभी प्री बोर्ड के एग्जाम में बहुत गलतियां की है। हम केवल ऑप्शन लिख करके आ रहे हैं, ए बी सी या डी, केवल ऑप्शन लिख करके आ रहे हैं और बच्चा सोच रहा है कि हमने ए लिखा है इसका मतलब यहाँ सर पूरे मार्क्स देंगे। जैसा कि आपने दिया हुआ है, ये देखिए पहले वाले के अंदर बच्चे ने पूरा लिखा तो यहाँ उसको पूरे मार्क्स मिले हैं, क्योंकि आप जो सही ऑप्शन करेक्ट कर रहे हो उसके साथ वो ब्रीफ भी आपको वहाँ देनी होगी। जैसा कि इसने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर नहीं दिया तो यहाँ पर ये गलत है। तो इस तरह से हमें नहीं लिखना है, हम अपने ऑप्शन के साथ जो सही उत्तर है उस सही उत्तर को पूरी तरह से लिखेंगे तो निश्चित तौर पर हमें मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये गलतियों के बारे में विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं। वर्णनात्मक, रचनात्मक आदि प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हस्तलेखन, हैंड राइटिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम ये बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर हम इंग्लिश या हिंदी इन दोनों लैंग्वेज का पेपर कर रहे हैं तो हैंड राइटिंग आपकी मस्ट होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर अक्षरों में हम लिखें। तो उसी प्रकार की हमारी समय योजना हो ताकि हमारी स्पीड भी बनी रहे और एक एक प्रश्न के अंदर हम सुंदर शब्दों का प्रयोग करें। आप देख रहे हो इस इमेज के अंदर कितनी सारी अशुद्धियां हैं और कितना काटा पीटी इस बच्चे ने की हुई है। इसलिए जो प्रश्न 5 नंबर का था उस बच्चे को केवल 3.5 नंबर इस अनुच्छेद में मिले हैं। बहुत सारी गलतियां इस बच्चे ने की। अगर इन सब चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर वर्णनात्मक, अनुच्छेद लेखन, रचनात्मक प्रश्नों के अंदर बहुत अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्नों या दीर्घोत्तर प्रश्नों में प्रस्तुतिकरण पाठ्यपुस्तक के तथ्यों पर होना चाहिए। आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, वो निश्चित तौर पर वो प्रेजेंटेशन आपकी पाठ्यपुस्तक के आधार पर हो, आपकी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस स्टोरी पर कितना ध्यान दिया या उस पोयम पर कितना ध्यान दिया। तो स्टोरी बेसिस आपके आंसर्स होने चाहिए। आप अपने मन का प्रयोग कर सकते हो लेकिन हम अपनी कहानी से बिल्कुल दूर नहीं हो सकते, तो उस पर आधारित होना चाहिए। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्साह कविता से लिया गया ये 10th कोर्स ए का प्रश्न है जिसमें कुछ गलतियां भी है लेकिन कंटेंट शायद उसके अकॉर्डिंग नहीं है जो प्रश्न पूछा गया है।
इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न जो है वो स्मृति चैप्टर से लिया हुआ है। यहाँ पर भी इस बच्चे को 1 नंबर मिला, जबकि यहाँ पर ये 3 से 4 अंक का प्रश्न था। यह दंतुरित मुस्कान के आधार पर यह पार्ट में से पूछा गया, लेकिन यहाँ पर भी बच्चे ने 1.5, क्योंकि गलती हम देख पा रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 नंबर का प्रश्न केवल 2 लाइन के अंदर इसने कंप्लीट कर दिया, जबकि इसके लिए 4 से 5 लाइन उसको लिखनी चाहिए थी। अपने शब्दों को एक ब्रॉड बनाना चाहिए था, ताकि एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी भाषा शैली के साथ, शब्द सीमा का ध्यान में रखते हुए हम उनके आंसर्स दें, तो निश्चित तौर पर सही उत्तर उस बच्चा लिख सकता है। तो जो बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही है उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। घर पर अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, उस टाइम को घर पे यूटिलाइज करो। घर पे जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से जो टिपिकल वर्ड है वो ढूंढने के लिए बोलो। वो जब आपको डिक्टेट करेंगे तो आप उसको अपनी कॉपी के अंदर लिखो। एक बार लिखोगे तो हो सकता है गलती हो, दूसरी बार भी गलती हो, तीसरी बार भी गलती हो, लेकिन कंटिन्यूसली 10 दिन लगातार लिखने के बाद आपको सब इन चीज़ों का एहसास होगा। जो गलतियां मैं पहले 50 करता था, शायद उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट हो रहा है, वो अंदर से वो फीलिंग आ रही कि हाँ मैं गलतियां कम कर पा रहा हूं। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग, प्रश्न में दिए हुए निर्देशों का सही पालन, जो प्रश्न में दिया हुआ है वो निर्देश होना चाहिए। ये नहीं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है आंसर हम क्या दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने हैं, तो ये नहीं कि हम तीनों के तीनों प्रश्न करके आ जाएं। तो एग्जामिनर स्टार्टिंग के 2 प्रश्न चेक करेगा, वो तीसरे प्रश्न को देखेगा तक ही नहीं, चाहे आपने वो तीसरा प्रश्न कितना भी अच्छा किया हो। इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन इंस्ट्रक्शन का हमें पालन करना है। प्रश्न तथा खंड संख्या निर्धारित करना, अधिकतर सिली मिस्टेक बच्चा करता है कि वहां पर वो आंसर तो लिख देता है, लेकिन कभी कभार हम जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन नंबर लिखना ही भूल जाते हैं। किस खंड से लिया गया है उस खंड का जो जस्ट है उसको लिखना है, मेंशन करना है, वो मेंशन करना तक हम भूल जाते हैं। सामान्य रूप से शब्दों या अपनी भाषा शैली का सही चयन, आपकी जो लैंग्वेज पर कमांड है, हम उन्हीं शब्दों को ले जिन शब्दों का हमने अभ्यस्त है, जिन शब्दों का हमने अभ्यास किया है। उस अभ्यास शैली के माध्यम से अपनी शैली, अपनी गुणवत्ता का हम प्रयोग करते हुए अगर इस प्रकार के शब्द यूज में लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा प्रश्न पत्र बहुत अच्छा होगा। जो मार्क्स शायद हम 60 तक आ रहे थे उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करके हम 70 अबव तक आने की कोशिश करेंगे। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कम से कम 10 से 15 नंबर की आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इस वीडियो को देखना होगा। आशा करता हूँ कि पसंद भी आ रहा होगा। अब इस प्रश्न पत्र हल करने के लिए विशेषज्ञों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश मैंने कुछ निकाले। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बाय एक्सपर्ट्स, जो अब तक के हिंदी के जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी यूट्यूब पे जो आपके वीडियोस आए हैं, शायद कॉमन मिस्टेक को लेकर के इतने सारे वीडियोस नहीं आए होंगे, लेकिन हम आपके लिए निश्चित तौर पर हिंदी के अंदर जिन बच्चों की कुछ गलतियां होती है उन गलतियों को हमने कोशिश की कि ऑर्डिनरी गलतियां क्या क्या है, साधारण सी मिस्टेक क्या क्या है, उन मिस्टेक्स को किस प्रकार से दूर किया जा सके, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। समय योजना, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके साल भर का कठिन परिश्रम आपके 3 घंटे की परीक्षा पर निर्धारित है। जैसा कि आपने चक दे इंडिया देखी होगी, चक दे इंडिया के अंदर जो कोच है वो अपनी उन फील्ड पे खेलने वाली हॉकी प्लेयर्स को कहता है कि आपके पास ये 2.5 घंटे हैं और इस 2.5 घंटे में आपने जो तमाम वर्षों में सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका केवल सिर्फ और सिर्फ 2.5 आवर। और हमारे पास भी 3 घंटे की परीक्षा होगी। जितना भी हमने मेहनत की, हमने परिश्रम किया, जो निष्ठा और समर्पण हमने अपनी पढ़ाई के प्रति रखा, उसको पूरी शिद्दत के साथ हमें उस परीक्षा के अंदर डालना है। एक तरीका जो मुझे बहुत लाभदायक लगता है वह यह है कि आप हर प्रश्न पर निश्चित समय निर्धारित करें। इट्स रियली इंपॉर्टेंट लाइन। हम रुक जाते हैं, अगर वो प्रश्न नहीं आ रहा थोड़ी देर हम वेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय उन प्रश्नों को हम नहीं देंगे जिस प्रश्न में हम अटके हुए हैं। उस प्रश्न को लेफ्ट करके आगे चले जाने चाहिए, ताकि
सही समय पर सही प्रश्नों को करके मैक्सिमम अंक हम हासिल कर सकें, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा प्रश्न अटेम्प्ट करते समय हमें पहले वाले प्रश्न का उत्तर भी आने लगा हो, क्योंकि हमारा ध्यान भी वहाँ कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो यदि लग रहा है कि एक प्रश्न पर ज़्यादा समय लग रहा है तो उस प्रश्न को हम थोड़ा छोड़ें, दूसरे प्रश्न पर चले जाएं। इस तरह सही समय पर हमारे सारे प्रश्न हल होंगे। अगला है योग्यता आधारित प्रश्न पाठ्य पुस्तक पर आधारित। आपके पास पाठ्य सामग्रियां हैं, भाषा को अच्छी समझदारी से हमें हल करना चाहिए, जिससे कि एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक आलोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन हम सेल्फ एवेल्यूएट कर सकें। कभी भी वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर देने में जल्दबाजी ना करें, आसानी से हम पहले उन प्रश्नों को पढ़ें, वो प्रश्न क्या कह रहा है, किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ के कवि कौन है, थोड़ा सा उसके बारे में मंथन करने के बाद हम उस प्रश्न का उत्तर लिखें। जल्दबाजी में की गई गलती निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा हानिकारक होगी। जब भी आप उत्तर लिखें तो ज़रूरी विषयों को दर्शाने के लिए कुछ खास कीवर्ड्स बनाएं, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, पाठ का नाम मेंशन करें, लेखक या कवि का नाम मेंशन करें। हमें हर चैप्टर और हर कवि का नाम याद होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। विषय केंद्रित उत्तर लिखते समय अपने दिमाग में उस उत्तर के केंद्रीय बिंदु को ध्यान रखें। अगर किसी कविता की लाइन आ रही है तो वो लाइन क्या मैसेज देना चाहती है, उस कविता के संदर्भ में उसका क्या महत्व है, ये तमाम बातें हम उसमें ध्यान रखें। और साथ ही साथ सीबीएसई की जो गाइडलाइन, जो शब्द सीमा है, जो प्रश्न पत्र में दिए रहते हैं, उसका भी हम विशेष ध्यान रखें। रचनात्मक लेखन वेरी इंपॉर्टेंट। हमने प्रारूप के अंदर ये सारी चीजें देखी है। रचना के आधार पर प्रश्न लिखते समय उनकी शब्द सीमा ध्यान रखें। अनुच्छेद लिखते समय संकेत बिंदु को ध्यान रखें। संकेत बिंदु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। प्रश्न के अनुसार कारण, परिणाम, महत्व विस्तार समझाएं, ताकि प्रश्नों का उत्तर अच्छे ढंग से लिखा जा सके। आपका लिखने का तरीका क्रिएटिविटी पूर्ण हो, नवाचार, नए आइडियाज उसके अंदर हो। निष्कर्ष के लिए शुरुआत में लिखे गए उत्तर अंतिम तक बताए गए तथ्यों का निचोड़ रखें। ये तमाम बातें उसके अंदर होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, आखिरी 10 मिनट का संशोधन या पुनरावलोकन। इस पूरे 3 घंटे के दौरान हम उस 3 घंटे में से 10 से 15 मिनट निकालें, ताकि जो प्रश्न पत्र हमने हल किया है, क्या वास्तव में हमने प्रश्न पत्र के अंदर कोई कमी तो नहीं छोड़ी, क्या हमने प्रश्न पत्र का जो आंसर हमारी शीट है, क्या हमने रोल नंबर सही लिखा है नहीं लिखा, हमने डेट मेंशन करी नहीं करी, हमने प्रश्न संख्या अंकित करी है नहीं करी, कितने प्रश्न हमने किए, कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया। ये तमाम चीज़ें, कहीं हमने कोई प्रश्न का उत्तर गलत तो नहीं लिख दिया, वस्तुपरक के हमारे ऑप्शन सही है या नहीं। ये तमाम संशोधन के लिए हमें थोड़ा सा अपना समय निकालना होगा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले रचनात्मक लेखन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 नंबर का हमारा टॉपिक आता है, तो सबसे पहले फ्रेश मूड में जाएंगे तो हम सबसे पहला टॉपिक ये कर सकते हैं। उसके बाद अनसीन पैसेज में जा सकते हैं, और फिर हम जो भी हमारा सीरीज बने उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो निश्चित तौर पर सही समय पर हमारा मूल्यांकन भी होगा और हम पूरा प्रश्न पत्र कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। मित्रों, अगर हम इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, चाहे वो 10th बोर्ड का बच्चा हो, चाहे 12th बोर्ड का बच्चा हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम कोई सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो आगामी परीक्षाओं के लिए सभी को अग्रिम बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो। तो रेजोनेंस परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट।